हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत। हम फिर आज इन्हें एक नए वीडियो के साथ में, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की शुरुआत करता है। दुनिया को तो बदलेंगे, लेकिन पहले खुद बदलिए। राइट, क्या कहा मैंने? इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। खुद को बदलना शुरू कर दीजिए, अपने आप दुनिया के अंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इससे पहले मैंने लगभग 2 वीडियोस इसी तरीके के बना दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आज का जो है ये पार्ट 3 है। दिस इज पार्ट 3, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा ऐसा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का क्या था? प्रचारक था। तो लीडर, यंग इंडिया, न्यू इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? उदारवादियों की नीतियों का सबसे बड़ा यदि कोई प्रचारक था तो उस अखबार का नाम था लीडर। क्या कहा मैंने? उदारवादियों की नीतियों का मुख्य प्रचार जो किया जाता था वो लीडर अखबार में किया जाता था। झंडा गीत, झंडा गीत जानते हैं क्या था? राइट, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, वो वाला जो गीत था। राइट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, झंडा गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या श्यामलाल गुप्त ने? तो वास्तव में जो झंडा गीत है वो लिखा था श्यामलाल गुप्त ने। कई लोग जो है वो इन्हें भूल चुके हैं, लेकिन भूलना नहीं है। झंडा गीत जो है वो लिखने वाले जो लेखक थे वो कौन थे? श्यामलाल गुप्त थे। झंडा गीत। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 में, 1858 में, 1833 में या 1882 में? तो याद रखना, सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 में, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 1853 के अंदर इसको स्वीकार कर लिया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? क्या कहा मैंने? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1830 के चार्टर एक्ट के तहत या 1793 के चार्टर एक्ट के तहत? तो जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करना और अपने फैसलों को लागू करने का अधिकार 1786 का जो एक्ट था उसके तहत उन्हें यह अधिकार मिला था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बहुत बहुत बड़ी कृति है, ये बहुत फेमस उपन्यास है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हैं वो कौन है? तो आप सभी ने सुना हुआ होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे वो। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? राइट, क्या कहा मैंने? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जिस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया वो कौन थी? कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, अरुणा आसफ अली या राबड़ी देवी? तो याद रखना, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद में जिस महिला ने सर्वाधिक यदि कोई योगदान दिया तो वो एक बहुत बड़ी एजुकेटर थी। राइट, और उनका नाम था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। 1909 के अंदर इनका जन्म हुआ था, अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बहुत बहुत फेमस है।
नव गोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो वंदे मातरम गीत आप सभी जानते हैं, राइट। वंदे मातरम इतना प्यारा जो गीत लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम गीत। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ तो 1936 में, 1933 में, 1930 में या 1937 में? तो वह वर्ष जिसमें उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 था। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से क्या हो गया था भाई? पृथक हो गया था। तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था। इसके तहत कोई भी जो है वो प्रेस जो अंग्रेजों की नीतियां थी उनकी क्रिटिसिज्म, खिलाफत नहीं कर सकती थी। लेकिन 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जिस व्यक्ति ने रद्द किया वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने 1878 में तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान, याद रखना, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? जीडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने, रामनाथ पुरी ने या तारकनाथ दास ने? तो याद रखना कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जिस व्यक्ति ने शुरू किया था वो थे तारकनाथ दास। याद रखना, तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन शिरोल या दादा भाई नौरोजी? तो इंडियन अनरेस्ट बहुत फेमस बुक थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लेखक थे कौन? वैलेंटाइन शिरोल। लेखक कौन थी? दैट इज वैलेंटाइन शिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्ले, CB रामन पिल्ले या CN मुदालियर? तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो हिंदी में छापा जाता था, इंग्लिश के अंदर छापा जाता था, ठीक है, गुजराती के अंदर भी इसको छापा जाता था और इसको तमिल के अंदर भी छापा जाता था। 4 भाषाओं के अंदर इसको छापा गया। और द इंडियन ओपिनियन पत्र के जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे? गांधी जी, है ना, गांधी जी ही इसके प्रेरणा स्रोत थे द इंडियन ओपिनियन पत्र के। तो ये पूछा गया कि किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, इन सभी में छापा जाता था। अब देखो उर्दू, तो उर्दू में इसको नहीं छापते थे, उर्दू में इसको नहीं छापा जाता था, याद रखना। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? क्या प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर, बालिका शिक्षा के ऊपर या तकनीकी शिक्षा के ऊपर? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, है ना। विशेष जोर किसके ऊपर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नहीं होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये भी नहीं होगा, चार्टर एक्ट 1833 नो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। याद रखना, जिस एक्ट ने गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने दी थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप, राइट, क्या कहा मैंने? निम्न में से किसने सर्वप्रथम
प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने, वेलेस्ली ने या डलहौजी ने? तो जिसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वो थे वेलेस्ली। वो कौन थे? वेलेस्ली। सो स्टूडेंट्स, ये थे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। ये उसका भाग 3 था। पहले 2 भाग बना चुका हूँ ऑलरेडी, उनको भी देखिएगा। मिशन कंपटीशन में हम लोग बहुत सारे वीडियोस रोजाना आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर देखें। प्रीवियसली हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।